हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पे। तो डियर, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चन है। अगर 100 हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर एक आधा कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। और एएलएम के पेपर से पहले आपको ये मानता हूँ कि 2000 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जैसे मान के चलते हैं कि रोज़ एक पेपर भी अपन करेंगे तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन में अपना कवर हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखो, प्रतिरोध समानुपाती होता है बच्चों लंबाई के। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब और प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/क्रॉस सेक्शनल एरिया के। कि अगर आप मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। अगर मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसने बोला है कि खींचकर, जैसे ये तार है, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो खींचने के साथ साथ इसकी लंबाई तो बढ़ती है, प्लस खींचने से इसकी मोटाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर अपन लंबाई को 2 गुना कर देंगे खींच के तो मोटाई भी क्या हो जाएगी, 2 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, जब मोटाई भी 2 गुना कम हो गई और लंबाई 2 गुना बढ़ गई तो मोटा मोटा ये समझ आया हमारे कि 4 गुना जो है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। दूसरा दिया है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वर्त बनाया गया है। वर्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, ये बड़ा मस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर इसको गोल घेरे में हम लोग बना देते हैं कभी भी तो जो प्रतिरोध हमें दिया हुआ है उसका चौथा हिस्सा रह जाता है, यानी 1/4 × 10, तो ये आ जाएगा 2.5 ओम। ठीक है, 2.5 ओम प्रतिरोध आ जाएगा अगर इसको मोड़ के बना देते हैं अपन। ठीक है, वर्त बना देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/4 हिस्सा रह जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जी आप लोगों को यहाँ पे कि प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोधकों को संयोजित करके त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं 2 कोणों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो इस हिसाब से एक इस हिसाब से और एक इस हिसाब से बनाया है। ठीक है, अगर यहाँ निकालते हैं तो ये दोनों क्या हो गए जी, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में कैसे, तो ये एक 2 ओम का हो गया और ये 1 ओम का हो गया। तो ये 2 ओम का, ये 1 ओम का। अब इनके बीच का रजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो 2 × 1/2 + 1 यानी कि 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 कौन से ऑप्शन में जी, यहाँ पे, तो 2/3 इस ऑप्शन में डियर। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो 2/3 का है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएंगे, अब ये जो रजिस्टेंस है 2, ये मेरे किस में हो गई, सीरीज में हो गई। अगर 2 के बीच निकालें, किसी के भी निकाल लो, जरूरी नहीं है यहाँ पे। अगर सेम वैल्यू का दिया हो तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। जैसे R1 की बात करते हैं, R2, ये दोनों सीरीज में हो गए और R3 जो है वो R1 और R2 के पैरेलल में है। ठीक है, तो इस हिसाब से 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि निम्न में से किस घटक में 2 डायोड होते हैं। किस में 2 डायोड लगे होते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बताओगे कि किस में 2 डायोड लगे होते हैं। चलिए, तो इसका ऑप्शन आया है यहाँ पर ए निकल के हमारे पास कि वोल्टेज डबलर जो होता है उसके अंदर 2 डायोड होते हैं और गलती के चांसेस जिसमें बहुत कम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पढ़ लेना। बाकी 2 डायोड के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें भी एक साथ में कितने काम करते हैं। अगर मान लो सेंटर टेप्ड की बात करें तो सेंटर टेप्ड में भी मेरे 2 डायोड होते हैं। अगर वहाँ पे वो ऑप्शन होता तो भी हम लोग कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आएगा, वोल्टेज डबलर। नेक्स्ट दिया है कि सार्वजनिक आपूर्ति लाइव संवाहक भू संपर्क धातु से संपर्क करने पर। ठीक है, अगर मान लो कि लाइन है मेरी, अगर वो अर्थिंग हो जाए तो क्या होगा, अर्थिंग होने से। ठीक है, भू संपर्क धातु से सप्रश करने पर, मतलब अर्थिंग से सप्रश करने से भी क्या होगा, तो जो धारा है वो भी क्या हो जाएगी, भू संपर्क में प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड है मेरा उसमें चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट दिया है चालकत्व किस से सदृश होता है। चालकत्व किस चीज़ से। ठीक है, तो किसके समान होता है, तो ये पारगम्यता के समान होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये कुछ वर्ड है जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे, पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एक निर्धारित कार्बन प्रतिरोध के रंग बैंड्स लाल, भूरे, सुनहरे और रजत हैं, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो वही सारणी है BBROY।
ठीक है। तो वही सारणी आएगी अपनी BBROY जोन बोले वेरी गुड वाइट गोल्डन सिल्वर नो कलर। तो पहला हमें लाल दिया है, तो लाल आता है बच्चों 2 नंबर पे। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 से। भूरा आता है 1 पे, यानी कि 2 1। सुनहरा कितने पे आता है, और रजत कितने पे आता है, ±5% पे आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग निकाल के देखोगे तो इसका आता है 2.1 ओम। ठीक है, 2.1 ओम आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। अगर ओम के मान की बात करें, ये एक नया क्वेश्चन है, तो इसको आपको ऑप्शन रटना ही पड़ेगा, इसका कितना आता है। तो इसका आता है 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। ठीक है, अगर एक अंतर्राष्ट्रीय ओम की वैल्यू पूछे तो ये बतानी है आप लोगों को कि 1.00049 एब्सोल्यूट ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो 90 डिग्री के ऊपर ताप गुणा क्या होगा। अब आपको ताप गुणा की परिभाषा देखनी है कि ताप गुणा की कैसे निकालते हो। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि अपने को थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एल्फ़ा का मान दे रखा है, एल्फ़ा का मान दिया है कि नहीं दिया, ताप गुणा पूछा है, सॉरी एल्फ़ा का मान आप लोगों से पूछा है। तो आप लोगों को यहाँ पर 90 डिग्री पहले आप लोगों को देखना है कि RT का मान कितना दिया है, R0। अगर मान लो R0 की जगह अपन लिखते हैं, या ऐसे करके देख लेते हैं इसको, कि अगर मान लो कि 90 डिग्री पे दे रखा है। ठीक है, तो 90 डिग्री को क्या आप एक को आप T1 मानोगे और एक को T2 मानोगे। ठीक है, तो जैसे T1 मानते हैं अपन 90 डिग्री को, और T2 मानते हैं जी 100 डिग्री को। ठीक है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है, 1 मिनट इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है। RT2 1 प्लस एल्फ़ा 1 T2 माइनस T1, ये एक फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले के बेस से ये क्या हो जाएगा, मेरा सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, RT निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए, लेकिन RT हम लोगों को क्या कर रखा है बच्चों, दे रखा है। ठीक है, RT हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, एल्फ़ा नोट निकालना है। तो इस फॉर्मूले से एल्फ़ा का मान आप लोग निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला देख लो एक बार, RT इक्वल टू RT2 1 प्लस एल्फ़ा T2 माइनस T1। ठीक है, एल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों को दे नहीं रखी, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, एल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस ताम्र संवाहक में विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है। किस में प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन देखते हैं कि 2 mm² अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला 2 मीटर लंबा तार, 3 mm। देखो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा बच्चों और लंबाई कम होगी उसके साथ जाएंगे आप। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर इसका ज़्यादा है और लंबाई इसकी कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम इसी का होगा। ठीक है, तो ध्यान देखो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। अगर चल के देखते हैं, इसमें भी क्या होती है, लंबाई आधी है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया लंबाई से 3 गुना है, तो जहाँ पे 3 गुना आ रहा है उसके साथ हम जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है कि शॉर्ट सर्किट ऐसा परिपथ होता है। शॉर्ट सर्किट परिपथ किस प्रकार का होता है, तो इसने दिया है कि जिसमें तार के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है, छोटे तार का। ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं है यार, छोटा करे वो मोटा करे जो भी हो। तो इसमें क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट होता है परिपथ, इसमें धारा का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम में क्या हो सकता है बच्चों, मैक्सिमम में इनफाइनाइट हो सकता है। और प्रतिरोध अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस होता है उसमें मिनिमम, और मिनिमम में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन के साथ जाने के लिए बोल रहा है, हमें डी ऑप्शन के साथ जाने के लिए बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि समान वोल्टेज रेटिंग वाले 2 बल्बों की शक्ति 200 वाट और 100 वाट है, यदि प्रतिरोध R1 और R2 है तो। ठीक है, तो इसने बोला है कि समान वोल्टेज रेटिंग वाले 2 बल्बों की शक्ति दिया है ना इसने। तो जैसे मान लो P1 की शक्ति ये मानते हैं आप 200 वाट, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो R1 तो सिंपल सी बात है, निकाल लो जी, वोल्टेज कुछ भी मान लो, फिर इन दोनों का क्या करो तुम लोग, प्रतिरोध निकालोगे। जैसे मान लो वोल्टेज मान ली मैंने 200 वोल्ट, 200 वोल्ट मानता हूँ, तो R इक्वल टू क्या होता है, 200 इंटू 200 बटे 200, 200 से 200 गया, तो R1 का तो आ गया जी 200 ओम। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, 200 ओम आ गया। अब दूसरे का निकाल के देखते हैं, तो दूसरे का कितना आ गया, 200 इंटू 200 बटे 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, इसका आ गया कितना, 400 ओम। ठीक है, तो R
1 मान के चलते हैं कि R1 इक्वल टू क्या है 2R2, 2R2 कहीं आया है, सॉरी R2 इक्वल टू क्या है 2R1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ राइट आंसर। चलिए, क्योंकि 2 गुणा किस में हो रहा है, प्रतिरोध, इसने R2 दिया है ना, R2 इसका आ रहा है 2R1, हाँ R1 का 2 गुणा आ रहा है R2। देखो R2 क्या आ रहा है बच्चों, R1 का 2 गुणा आ रहा है, R1 की वैल्यू 200 है और R2 की वैल्यू कितनी आई है 400 आई है, ऐसे निकालना है आप लोगों को। नेक्स्ट दिया है कि ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध शीत प्रतिरोध से लगभग कितना होता है, कितना गुना होता है ये, तो ये होता है 2 गुना। थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, 100 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोगों को शिद्दत से करवाऊंगा, बस आप लोग बने रहें शिद्दत के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि विद्युत आवेश संग्रहित करने की संधारित्र की क्षमता का मान होता है। तो संधारित्र कैपेसिटेंस किस में लेते हैं अपन, धारिता आती है, ठीक है, प्रेरकत्व में लेते हैं कि किस में आती है ये, प्रेरकत्व का मतलब हो गया बच्चों इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पर इंडक्टर के बारे में बात कर रहा है। प्रतिघात मतलब इम्पीडेंस के बारे में बात कर रहा है। प्रतिरोध मतलब आप लोगों को पता ही है। तो धारिता जो होती है उसको कैसे बोलते हैं, आपका कैपेसिटेंस में सी से व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ आप लोगों को जाना है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि श्रेणी में संयोजित 2 समान संधारित्रों और समांतर संयोजित 2 संधारित्रों का प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हमें लोगों को क्या करना है, श्रेणी में निकालना है, श्रेणी में जो भी वैल्यू आती है वो आ जाएगी, ठीक है, प्लस बाद में करना है समांतर में। तो देखो समांतर में क्या हो जाता है, जो भी प्रतिरोध आप लगाते हैं उसका आधा रह जाता है। अगर मान लो 2-2 ओम के 2 संधारित्र जो है वो मैंने सीरीज में लगा दिए, तो सीरीज में क्या रह जाएंगे, वो 1 ओम के रह जाएंगे। वहीं पर अगर आप 2-2 ओम के संधारित्र पैरेलल में लगा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब सीरीज में क्या रह जाएंगे जी, 1 ओम का रह जाएगा, और पैरेलल में जोड़ने पर वही क्या हो जाएंगे, 4 के हो जाएंगे। तो 1:4 फैरड जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमने सीरीज में जोड़ा है कि पैरेलल में जोड़ा है। ठीक है, और जब भी आप मानो तो छोटी वैल्यू मानने की कोशिश करना। ठीक है, जब भी आप मानो छोटी वैल्यू मानने की कोशिश करना। नेक्स्ट है कि संधारित्र जो होता है वो निम्न में से कौन सा कार्य करता है। संधारित्र क्या काम करता है, तो कैपेसिटर जो होता है बच्चों वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या करता है, जाने देता है। ठीक है, एसी को जाने देता है और डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है कि धारिता का मान नापने के लिए किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कैपेसिटेंस मापते हैं तो कौन से ब्रिज का यूज़ करते हैं, तो वो शेरिंग ब्रिज नाम का एक ब्रिज होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है कि प्रदीप्ति ट्यूब में संधारित्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो इल्यूमिनेशन वाली जो ट्यूब होती है उसके अंदर कैपेसिटर हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि रेडियो व्यक्तीकरण न्यूनतम किया जा सके। ठीक है, रेडियो व्यक्तीकरण को क्या कर सकें, कम कर सकें, इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि 2 एम्पियर की धारा युक्त 2 ओम के लिए शक्ति कितनी हुई। देखो P बराबर क्या होता है, I² R होता है बच्चों। ठीक है, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 वाट जो इसका भी आंसर आ रहा है वो आ जाएगा। तो क्लियर है, अपना सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये पावर ज्ञात करने के फॉर्मूले है। तो P बराबर I² R होता है, एक P बराबर VI होता है बच्चों, एक P बराबर V²/R होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं, रट लो, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट दिया है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में आप किसका यूज़ करते हैं, मंदक के रूप में। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी करते हैं, दूसरा D2O यानी कि बारीजल का भी यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे बारीजल ऑप्शन मिल जाए तो बारीजल ऑप्शन भी आप लोग कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरएमएस मान से एसी के औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है। आरएमएस मान में एसी के औसत मान का अनुपात पूछा है इसने। ठीक है, तो आरएमएस बटे एवरेज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, आरएमएस का मान कितना आता है 0.707 बटे 0.637। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.11, और 1.11 वैल्यू किसकी होती है बच्चों, फॉर्म फैक्टर की होती है। बस ऐसे ही आप लोगों को चीज़ें समझने की कोशिश करनी है, रिलेट करना है सारी चीज़ों से। चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया हुआ है। प्रदीप्ति की इकाई क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है। तो ये जो इकाई होती है बच्चों लक्स होती है। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, लक्स होती है। पेपर में ये पक्का पूछा जाता है।
नेक्स्ट दिया है कि यदि एसी सर्किट में 40 ओम का प्रतिरोध, 90 ओम का प्रेरण प्रतिघात और 60 ओम का कैपेसिटिव प्रतिघात है तो प्रतिबाधा किसके बराबर होगी। तो यहाँ से तुम्हें निकालना है जेड। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, तो 9 और 6 15। देखो बच्चों 150 का स्क्वायर तो सीधा ये आ जाएगा, और सॉरी एक सेकेंड, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आता है। तो आर का स्क्वायर कितना दे रखा है, 40 का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, तो जो भी बड़ा होगा तो ये क्या 90 माइनस 60, यानी 90 में से 60 गया 30 का स्क्वायर, तो 30 ये बच्चों कितना आता है 900 प्लस 4 चौका 1600, यही आता ना। ठीक है, तो अब इसका आप अंडर रूट करो, 9 6 15, 9 6 15 और 2500, ठीक है, तो लगभग 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 आ गया। अब इसका अंडर रूट करोगे तो ये आता है मेरे ख्याल से 2500 का अंडर रूट, और 2500 का अंडर रूट आप लोग करोगे तो 50 ओम आ जाएगा। चलिए क्लियर है। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को निकालने का तरीका देखना है कि कैसे आप लोग निकालोगे। चलिए नेक्स्ट दिया है कि एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी में हाइड्रोमीटर की रेटिंग कितनी होती है। अगर बैटरी मेरी फुल चार्ज है, तो जब मेरी बैटरी फुल चार्ज है तो रीडिंग कितने से थोड़ी कम देती है। देखो 1.28 होती है अगर फुल चार्ज पे बात करते हैं तो, ठीक है, 1.25 से लेके 1.28 तक आती है, लेकिन 1.28 यहाँ कहीं दिया नहीं है, किससे थोड़ी कम हो सकती है, 1.30 से थोड़ी कम हो सकती है, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि प्रत्येक लेड एसिड सेल में वेंट प्लग किस लिए लगाया जाता है। वेंट प्लग क्या होता है, वेंट प्लग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वेंट प्लग के थ्रू हाइड्रोजन गैस जो होती है वो भी बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्यों लगाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए लगाया जाता है। सही है, जब आवश्यकता हो तो पानी या इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल भी डाल सकते हैं। सेल के दबाव को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। चार्जिंग के दौरान गैसों को बचाने के लिए, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो गैसें बनती है अंदर हाइड्रोजन गैस, वो क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। तो सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है NEFE, सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, तो इस सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो तनु KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट बात कराएं, एक CRO की एक्स प्लेट किसके द्वारा सिंचित होती है। CRO की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो इसको बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, और इसके द्वारा जो एक्स प्लेट द्वारा सिंचित की जाती है तो वो क्या बनती है, साटूथ वेव में, यानी कि किस प्रकार बनेगी बच्चों, इस प्रकार के। ठीक है, CRO जो होता है वो रीडिंग कैसे देता है, ऐसे ही तो देता है CRO रीडिंग, आप लोग देखोगे तो CRO की रीडिंग क्या होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो वो क्या बनती है, मेरी साटूथ वेव बनती है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सी LED अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, किस प्रकार की LED है जो अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो ये है इंफ्रारेड LED। ठीक है, ये क्या करती है, अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलिए नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल बायस कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जो इस साइड भी जा सके प्लस इस साइड भी जा सके, किसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो होता है, ठीक है, जो वोल्टेज डिवाइडर बायस होता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल बायस बोला जाता है। ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप आराम से, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बताओगे कि मेरे पढ़ाए हुए में से आपको कितनी चीज़ें जो है वो बच्चों आती है और कितनी क्लियर हुई है, और इस टाइप के पेपर में आप लोगों को कितने करवाऊँ। चलिए नेक्स्ट दिया है कि P प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। देखो P प्रकार का मतलब क्या है, PT नाम याद है ना तुम्हें, T मतलब क्या है, ट्राईवैलेंट। ठीक है, T क्या है, ट्राईवैलेंट। अब ट्राईवैलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ट्राईवैलेंट में जो भी अपनी धातु आती है, अगर बात करते हैं इंडियम और गैलियम, दो धातु जो है वो मेरी ट्राईवैलेंट में आती है। तो ट्राईवैलेंट में एक चीज़ और भी आती है बच्चों, बोरोन। बोरोन भी क्या आती है, ट्राईवैलेंट में आती है। अगर यहाँ पे बोरोन ऑप्शन होता तो भी आप लोग यही करते, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इंडियम दिया गया है। इंडियम और गैलियम दो धातु क्या होती है मेरी, यही होती है ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट मिला के हम लोग P प्रकार का बनाएंगे, और N प्रकार का अगर मिलाएंगे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलाएंगे। ठीक है, पेंटावैलेंट अगर मिलाते हैं तब जाके मेरा क्या बनता है, N प्रकार का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड किसका परिणाम होता है। ठीक है, तो ये होता है पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट दिया है
कि FET में लगभग कितने वोल्टेज ऑफसेट होते हैं। ठीक है, फील्ड एमिटिंग ट्रांजिस्टर बोलते हैं, सॉरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं FET को। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसमें पूछा है कि कितना वोल्टेज जो होता है वो ऑफसेट होता है, तो 0 वोल्ट जो है वो ऑफसेट होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि यदि 1 ओम मीटर जिसमें रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है और कैपेसिटर की जांच करते समय वही रहती है, तो कैपेसिटर जो है वो किस प्रकार का है, कैसे लगा हुआ है। तो कैपेसिटर इसमें क्या है जी, शॉर्ट सर्किट है। कि यदि 1 ओम मीटर जिसकी रीडिंग व्यवहारिक रूप से तुरंत शून्य पर चली जाती है, ठीक है, अगर जैसे ही हम लोगों ने क्या कर दिया, ओम मीटर को जोड़ दिया, तो जोड़ते ही उसकी रीडिंग क्या होगी, डायरेक्टली 0 पे चली जाती है। और कैपेसिटर की जांच करते समय वही रहती है, जब आप कैपेसिटर की जांच करते हैं तो वही रहती है। तो कैपेसिटर जो है वो किस प्रकार का है, यानी कि कैपेसिटर क्या हो गया मेरा, शॉर्ट सर्किट हो गया। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेगर की करंट कॉइल की संख्या कितनी होती है, मतलब एक मेगर में कितनी करंट कॉइल होती है। तो करंट कॉइल जी एक ही होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है कि कंट्रोलिंग स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को प्राथमिकता दी जाती है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ। अब कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो होता है वो किस में होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कंट्रोलिंग होता है बच्चों, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, एक डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो अब कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए बात कर रहा है, तो ये जो स्प्रिंग जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो हमेशा ही तुम लोग किसके साथ जाओगे, फास्फोर्स ब्रोंज के साथ जाओगे। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, फास्फोर्स ब्रोंज के बने होते हैं। नेक्स्ट दिया है कि डीसी मोटर में छुटपुट ह्रास मापने के लिए कौन सा परीक्षण जो है वो किया जाता है, छुटपुट ह्रास को मापने के लिए। ठीक है, तो ये किया जाता है रनिंग डाउन सेट। ठीक है, रनिंग डाउन सेट एक परीक्षण होता है जो क्या किया जाता है, यहाँ पर करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट दिया है कि डीसी मशीन पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है। अगर अपन डीसी मशीन की अगर बात करते हैं तो कौन सा परीक्षण करते हैं, तो बैक टू बैक परीक्षण एक ऐसा होता है जिसको करने के लिए हमें कम से कम 2 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि डीसी मोटर की फुल लोड पर स्पीड इतना आरपीएम है, मतलब 1000 आरपीएम दे रखी है। गति विएमन 90% है, तो लोड स्पीड क्या होगी। अगर लोड स्पीड के बारे में बात करते हैं तो देखो 100% स्पीड पर क्या है, 1000 आरपीएम स्पीड है। ठीक है, तो 90% पे कितनी हो जाएगी। ठीक है, और गति विएमन, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, वोल्टेज रेगुलेशन दे रखा है इसने। अगर वोल्टेज रेगुलेशन 90% है, ठीक है, फुल लोड पर इतना है, तो सिंपल सी बात है, इसका 90% और निकाल दो तो कितनी हो जाएगी, ये 1900 हो जाएगी। 90% कितनी होती है, 900 होती है ना। 90% कितनी आ जाएगी, 900 होती है, 1000 पहले ही है अपनी, तो वोल्टेज रेगुलेशन इसका और निकाल दो तो टोटल क्या आ जाएगी, 1900 आरपीएम। चलिए नेक्स्ट दिया है नम मलिन वातावरण में मोटरों के लिए किस प्रकार का क्या है एनक्लोजर प्रयुक्त किया जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं डाउट हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा है। तो टोटली एक्नोज्ड फैन कूल्ड, पता नहीं क्या नाम दे रखा है यार, तगड़ा ही नाम है कुछ। ठीक है, तो इसको आप डी के साथ जाओगे, डी है। चलिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में पसंद की जाती है। कौन सा कारण है, बाकी तो आप एसी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एसी सस्ती होती है, बनावट भी सरल होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग डीसी का भी यूज़ करते हैं, डीसी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन जो होता है, ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, डीसी को यूज़ किया जाता है वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डीसी शंट मोटर को 9 वोल्ट रिलीज कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। 9 वोल्ट रिलीज कॉइल के साथ किस चीज़ को सीरीज में जोड़ा जाता है जी, तो इसमें जोड़ते हैं आप फील्ड वाइंडिंग को। तो ये आपको स्टार्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टर पढ़ना पड़ेगा। और कौन सा स्टार्टर है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे जो डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। कौन सा स्टार्टर है जिसके साथ हम डीसी शंट मोटर या कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप किस लिए रखा जाता है। तो ये एयर गैप रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मजबूत बने। मैग्नेटिक फील्ड मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप रखा जाता है।
नेक्स्ट दिया है कि एक डीसी मोटर की टर्मिनल पोलैरिटी को ब्रेकिंग के दौरान उल्टा कर दिया जाता है। कौन सी ब्रेकिंग के दौरान? तो ये किया जाता है प्लगिंग। जब हम प्लगिंग ब्रेकिंग करते हैं तो उसके दौरान हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल की पोलैरिटी जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्या दिया है कि अगर किसी डीसी मोटर को बैक ईएमएफ अचानक ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा। देखो, जितना ज़्यादा बैक ईएमएफ होगा, बैक ईएमएफ किसके समानुपाती होता है बच्चों, ईबी समानुपाती होता है स्पीड के। तो अगर मान लो बैक ईएमएफ मेरा अचानक से कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो सिस्टम ऐसा होगा कि मोटर जो है मेरी वो शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर क्या करने लगेगा, प्रवाहित हो जाएगा। मोटर अचानक से बंद नहीं होगी। जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि ईबी समानुपाती एन के होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर अचानक से बंद हो जाएगी। मोटर अचानक से बंद नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट करंट आर्मेचर से होकर क्या करने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि एक डीसी मोटर की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है। अगर मुझे डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो इसके लिए क्या किया जाता है, थायरिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नॉन रिवर्सिंग डीसी ड्राइव के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए करते हैं जी, प्लगिंग नहीं करते, प्लगिंग अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सेल्फ एक्साइटेशन के साथ डायनेमिक ब्रेकिंग नहीं। तो यहाँ पर हम करते हैं सेपरेटर एक्साइटेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग करते हैं। मतलब रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यही काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि एक इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या काम करता है। शुरू में स्टार्टर कम वोल्टेज लगाता है, बिल्कुल सही बात है। और शुरू में स्टार के साथ हम लोग क्या करते हैं, किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं, कम वोल्टेज लगाता है। रेजिस्टेंस भी क्या होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर किसी सीरीज वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की मदद करता है तो ऐसा जनरेटर क्या कहलाता है। देखो, दो प्रकार के फ्लक्स बनते हैं। एक तो बनेगा जी मेरा शंट फील्ड फ्लक्स बनेगा और एक बनेगा मेरा सीरीज फील्ड फ्लक्स। अगर दोनों एक दूसरे के सहयोग करने वाले होते हैं तो सिंपल सी बात है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बनेगी। और अगर दोनों एक दूसरे के विरोध करने वाले हैं तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बनेगी। तो यहाँ आप लोग ए ऑप्शन के साथ जाओगे कि ए ऑप्शन जो है वो राइट है और दोनों के दोनों फ्लक्स क्या है, मेरे एक दूसरे के सहयोग करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है कि नो लोड की स्थिति में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। अगर लोड नहीं लगा हुआ इस कंडीशन में एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो लोड नहीं लगा होगा तो 0.15 लैग। ठीक है, मतलब क्या करेगा, 0.15 लैग करेगा। चलिए नेक्स्ट दिया है कि इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप रिंग किसके बने होते हैं। तो स्लिप रिंग किसके बने होते हैं जी, स्लिप रिंग के लिए भी आप लोग कहाँ पे जाओगे, फास्फोरस ब्रोंज के साथ ही जाओगे। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, फास्फोरस ब्रोंज के साथ जाओगे। और वहीं पर अगर आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और बात कर रहा हूँ, जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ रहे थे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर जो स्प्रिंग बने हुए थे वो भी किसके बने थे, फास्फोरस ब्रोंज के बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इंटरपोल होता है बच्चों, कहाँ गया, या दिस वन। तो इंटरपोल के बारे में बात करते हैं कि इंटरपोल किसके लिए होते हैं। तो देखो, बड़े बड़े पोल जो होते हैं किसी मोटर में उसके बीच हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरपोल लगाते हैं। अब इंटरपोल लगाया क्यों जाता है, तो कम्यूटेशन पर स्पार्किंग कम करने के लिए। और कम्यूटेशन क्या होता है, जब एक कार्बन ब्रश दो स्लिप रिंग को टच करता है इस प्रकार से। ठीक है, जब एक कार्बन ब्रश क्या करता है, दो स्लिप रिंग, जैसे मान लो ये स्लिप रिंग है, ठीक, सॉरी, एक स्लिप रिंग क्या करती है, दो कार्बन ब्रशों को टच करती है तो क्या होगी, स्पार्किंग होगी। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, इंटरपोल किया जाता है। और इंटरपोल कितने रखे जाते हैं अगर ये पूछा जाए तो जो मुख्य फील्ड पोल जो होते हैं उनके बराबर ही रखे जाते हैं। ठीक है, फील्ड पोल के बराबर ही रखे जाते हैं। कैसे रखे जाएंगे, जैसे मान लो ये फील्ड पोल लगा दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो अब इंटरपोल लगाने के बारे में बात करते हैं। तो एक यहाँ लगेगा, एक ये इंटरपोल लगेगा, एक ये इंटरपोल लगेगा, एक ये इंटरपोल लगेगा। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे मैन पोल 4 हैं बच्चों, तो इंटरपोल की संख्या भी क्या होगी, 4 होगी। और वाइंडिंग कैसे करते हैं, तो वाइंडिंग इसी के सीरीज में ही करते हैं। ठीक है, इसी के साथ सीरीज में इसकी वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है कि डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो ब्रश बने होते हैं जी कार्बन के। ठीक है, कार्बन के ब्रश क्यों बनाए जाते हैं, देखो कार्बन एक क्या है, अर्धचालक है।
और अर्धचालक क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो जैसे जैसे ये घिसेंगे तो इनका क्या करेगा, तापमान बढ़ेगा। जब इनका तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा बच्चों, इनका प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। वरना चालक में क्या होता है, चालक में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन कार्बन एक ऐसी धातु है जिसका अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। एक तो ये फ़ायदा है इसका। दूसरा क्या है, कार्बन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये खुद घिस जाएगा लेकिन कम्यूटेटर को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का यूज़ किया जाता है। अगर कार्बन की जगह आप और कुछ यूज़ करते तो वो खुद घिसता ना घिसता लेकिन कम्यूटेटर को घिसा देता, हो सकता है स्पार्किंग होने लग जाती तो हमारी मोटर में आग भी लग जाती। ठीक है, तो ये कई फ़ायदे हैं जो कार्बन ब्रश के हैं। चलो जी, नेक्स्ट है कि एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है। ओवर एक्साइटेड कब बोलते हैं किसी अल्टरनेटर को, तो लेगिंग पावर फैक्टर पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ओवर एक्साइटेड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है कि इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है। रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है, ताकि रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति क्या हो, कम हो सके। चलिए नेक्स्ट दिया है कि बड़े अल्टरनेटरों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बड़े अल्टरनेटरों में। ठीक है, तो मशीन को ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजन का, ये कूलिंग सिस्टम है बच्चों। क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कूलिंग सिस्टम प्रदान करेगा। अगर बड़े अल्टरनेटर में हाइड्रोजन की बात करें, पंखे भी लगा देते हैं। ठीक है, एक मैंने क्या बताया था, ट्रांसफार्मर की कूलिंग पानी के द्वारा भी करते हैं, और आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाए भी थे, एनिमेशन वीडियो के पानी के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि टर्बो जनरेटर में कौन सा हिस्सा जो है वो घूमता रहता है। तो सिंपल सी बात है कि पोल जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो टर्बो जनरेटर जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं, पोल जो होते हैं वो मेरे मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट दिया है 57 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग कि अल्टरनेटरों में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को खालिस्तान के ईएमएफ के समान के रूप में आप परिभाषित करते हैं। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से कंस्ट्रेटेड वाइंडिंग के ईएमएफ के समानुपात में। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लो कि अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बच्चों क्या है, के डी। तो के डी को किसके ईएमएफ के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसको किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से कंस्ट्रेटेड वाइंडिंग के ईएमएफ के अनुपात में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्टरनेटर किसके सिद्धांत पे काम करता है। तो कहीं मत जाना, जनरेटर अल्टरनेटर दोनों के बारे में पूछ ले तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही ये काम करते हैं। सेल और बैटरी जो होता है बच्चों वो मेरा रासायनिक प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, हीटर वगैरह जो होते हैं वो तापन के प्रभाव पे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता को तरंग रूप किस प्रकार का होता है। अल्टरनेटर जो मेरा बनाएगा तो वो किस प्रकार का साइनोसोडल बनाएगा। तो साइनोसोडल किस हिसाब से, मतलब इस हिसाब के। ठीक है, साइन वेव भी बोल सकते हैं इसको। तो अल्टरनेटर के द्वारा जो उत्पन्न आउटपुट होगी वो किस प्रकार की होगी, इसी प्रकार की होगी। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आता है कि जनरेटर का आर्मेचर कौन सी विद्युत धारा जो है वो पैदा करता है। तो वो हमेशा ही किस प्रकार की करेगा, एसी प्रकार की करेगा, और वो भी किस प्रकार की, साइनोसोडल टाइप ही होगी वो। तो डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाना हम पसंद करेंगे। नेक्स्ट दिया है कि एक मर्ज प्राइस संरक्षण किसके लिए उपयोगी है। तो ये हो जाएगा जी, ट्रांसफॉर्मर के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है और अल्टरनेटर के लिए भी किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन के साथ जाना ज़्यादा सही रहेगा, एक मर्ज प्राइस संरक्षण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक केबल कैपेसिटर में वोल्टता प्रवणता खालिस्तान के पृष्ठ पर अधिकतम होती है, किस जगह पे वोल्टेज जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो कंडक्टर के। ठीक है, एक केबल कैपेसिटर में वोल्टता परिणाम किस पृष्ठ पर अधिकतम होती है, तो कंडक्टर के। चलिए डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे तो ये तो अर्धचालक आ गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 132 केवी से अधिक चालन वाले वोल्टता के लिए निम्न में से कौन सा केबल जो है वो उपयोग किया जाता है। 132 मतलब क्या आ गया बच्चों, हाई टेंशन आ गई, एक्स्ट्रा वाली। ठीक है, अब जब एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए हम कौन सी केबल यूज़ करते हैं, तो देखो एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और सॉरी 132 केवी है ना, तो ये सुपर हाई टेंशन आ गई।
ठीक है, सुपर हाई टेंशन लाइन आ गई तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। चाहे 220 kV आ जाए, 440 kV आ जाए, ये क्या होगी, सुपर में आ गई, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर वोल्टेज पावर केबल का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, केबलों में शीथ का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, केबलों में शीथ का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि नमी जो है वो अंदर ना पहुंचे। ठीक है, नमी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, शीथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक का मीट्रिक समतुल्य किसके बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया एक्चुअल में, झूठा कुछ नहीं बता रहा मैं तुम्हें। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 1 इंच, अच्छा 1 इंच का मीट्रिक समतुल्य, 1 इंच का पूछा है इसने। ठीक है, कितना mm होता है, ये पूछा इसने, तो फिर 25.4 जाएंगे। आ गया जी समझ, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि 1 इंच का मीट्रिक समतुल्य किसके बराबर होगा। तो 1 इंच में कितने होते हैं, तो 25.4 mm होते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है, A2XCY केबल स्टैंडर्ड कोड Y अक्षर किस चीज़ को इंगित करता है। देखो केबलों के नाम पढ़ने हैं तुम्हें, तो किस चीज़ को इंगित करता है ये, तो ये करता है PVC शीट को। केबलों के पूरे नाम जरूर याद कर लें बच्चों आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटर के लिए निर्धारित क्रीपेज दूरी कितनी होती है, मतलब कितना रखेंगे, तो 25 mm पर kV के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, जितने kV की लाइन है, अगर 1 kV की लाइन है तो 50 हो जाएगा, 2 kV की है तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, mm में दूरी रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे इंसुलेशन और सॉरी इंसुलेटर, 2 इंसुलेटरों के बीच क्रीपेज दूरी पूछी है इसने। चलिए नेक्स्ट दिया है, निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सलिन क्लीट्स में सपोर्टेड इंसुलेटेड केबलों का प्रयोग किया जाता है। तो क्लीट वायरिंग जो होती है, देखो क्लीट्स कहाँ लगती है बच्चों, क्लीट वायरिंग में ही लगती है, तो पोर्सलिन क्लीट में। तो क्लीट जब तुम्हें नाम दे ही दिया तो थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा लेना इस चीज़ का। नेक्स्ट है कि वायु वर्ग में विद्युत रोधन का तापमान सहन सीमा कितनी होती है। बताया था मैंने, यार आ एक बुरी फिल्म है। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा था, सी, तो ये आ रहा था 90 डिग्री के लिए। ठीक है, वाई यार ए ई यार आ एक बुरी मतलब बी, फिल्म का मतलब एफ। ठीक है, तो इस हिसाब से सारणी बनाई थी। और सी के लिए अगर आप हम बात करते हैं तो सी आता है लास्ट में, और ये आता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस हिसाब से आएगा। तो एफ़ के लिए कितना आ रहा है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किस चीज़ को बताता है बच्चों, तो किसके समान होता है। कूलाम का नियम होता है Q = CV। ध्यान रखना एक चीज़, तो ये है कूलाम का नियम ही आता है ये, जिसमें आवेश हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये किसके समान होता है, न्यूटन के गुरुत्व नियम के समान होता है। चलिए नेक्स्ट दिया है, एक कूलाम आवेश बराबर किसके बराबर होता है, एक कूलाम आवेश। तो सिंपल सी बात है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलाम आवेश में। ठीक है, कि अगर मान लो किसी में से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित हो जाए तो वहाँ पर आवेश क्या होगा, एक कूलाम आवेश होगा। चलिए, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ आप लोग जाओगे। ठीक है, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उनके बीच बल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा जी, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाएंगे वो। ठीक है, तो बल क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है स्क्वायर में। नेक्स्ट दिया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन या आवेशित निकाय यानी इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता। ये थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो समझ आएगा, हिंदी में थोड़ा सा कम समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि वायु में और द्विवैद्युतिक नियतांक के मध्य दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो कितना अनुपात होता है, तो ये होता है 1:1 होता है। नेक्स्ट दिया है कि बल की विद्युत रेखा सदैव कहाँ से आरंभ होती है। बल की विद्युत रेखा अगर बात करते हैं तो धनावेश से चलती है और ऋणावेश पे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता क्या है। तो आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता क्या होती है जी, दो दूरी के वर्ग के साथ क्या होती है, घटती है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश क्या होता है? तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। तो पानी के अंदर जो क्या बोल सकते हैं आप, स्थितिक एनर्जी या स्टैटिक जो चार्ज होता है वो क्या करता है? द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर ही रहता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव होता है। ठीक है, तो समान होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर सारे बिंदुओं पर जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, वो क्या रहेगा? समान रहेगा। नेक्स्ट दिया है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दो प्लेटों के बीच विभवांतर इतना वोल्ट है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र होगा जी इसका 1000 NC। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? अक्षीय रेखा पर किसके समानुपाती होता है? 79 का आंसर करो जल्दी से। तो ये होता है 1/r³ के। ठीक है, आर यहाँ पर त्रिज्या, ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया है कि एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा? अगर बैटरी के साथ जुड़ा रहेगा कोई कैपेसिटर लंबे टाइम तक, तो वो क्या हो जाएगा जी? चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कैपेसिटर अगर अपन लाइट में भी लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट दिया है कि एक ट्रिमर संधारित्र एक परिवर्ती संधारित्र है। एक ट्रिमर संधारित्र क्या है? एक परिवर्ती संधारित्र है, जो किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है सर्वश्रेष्ठ सुग्राहिता के लिए रेडियो ट्यूनिंग में। तो ट्रिमर का यूज कहाँ पे किया जाता है? ट्रिमर संधारित्र का यूज कहाँ पे किया जाता है? रेडियो की ट्यूनिंग करने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखोगे कि एक 30 माइक्रोफैड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर 200 वोल्ट डीसी सप्लाई स्रोत से जुड़ा हुआ है। कम से कम आवेशन विद्युत धारा क्या होगी? ठीक है, तो ये दे रखा है इसका बी ऑप्शन कि जब संधारित्र पूर्ण रूप से चार्ज होगा तब क्या होगा? कम से कम विद्युत धारा होगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 5 माइक्रोफैड की कुल धारिता के 15 कैपेसिटेंस एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कितनी धारिता को रखा जाना चाहिए? तो टोटल धारिता कितनी आ गई? अगर 5 माइक्रोफैड की कुल धारिता देने के लिए 15 ओम के कितने संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में रखेंगे? देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है? संधारित्रता घट जाती है, तो हम लोग रखते हैं इसके लिए, एक सेकंड, 5 माइक्रोफैड की कुल धारिता देने के लिए 15 माइक्रोफैड संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में कितनी धारिता का? अच्छा, एक तो क्या लगा है जी? 15 का लगा है। ठीक है, एक तो क्या लगा दिया? ये ऐसे कहना चाहता है बच्चों कि एक तो मैंने 15 लगा रखा है। ठीक है, और ये जो है ये कितना होना चाहिए कि टोटल यहाँ पर जो कैपेसिटेंस मिले मुझे, तो टोटल कैपेसिटेंस मुझे 5 माइक्रोफैड की मिले। ठीक है, तो इसके लिए इसने बोला है कि 7.5 का आपको लगाना चाहिए। अगर आप 15 के साथ 7.5 का लगाते हो तो करके देख लो बच्चों, 15 गुणा में 7.5/15 प्लस 7.5। ठीक है, तो अब इसका गुणा करते हो 15 × 7.5 का, और 15 प्लस 7.5 का अगर आप इसमें भाग दे देते हो तो 5 माइक्रोफैड आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखो, 15 × 7.5 का गुणा करो और उसमें भाग दो 15 प्लस 7.5 का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से करके देख लेना ये। चलिए नेक्स्ट दिया है कि धारिता का विमीय सूत्र क्या है? विमा निकालने के बारे में बात कर रहा है। तो धारिता की जो विमा होती है M-1 L-2 T4 A-2 होती है। ठीक है, विमा पूछी है कि कैपेसिटेंस की विमा क्या होती है? तो विमा ये होती है, बहुत रेयर केस होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, पूछता नहीं है जनरली। अगर पूछ लिया जाए तो विमा निकालने का फॉर्मूला होता है जो केमिस्ट्री में दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि परिपथ भंजक में आरक को बुझाने के लिए, जब परिपथ जो होता है उसमें आरक लग जाती है, जब परिपथ भंजक का मतलब क्या होता है? टूटना। तो आरक से बचाने के लिए क्या किया जाता है? देखो SF6 का भी यूज़ कर सकते हैं, तेल का भी कर सकते हैं, वायु का भी किया जाता है, निर्वात भी किया जाता है। तो सारा कुछ ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिपथ भंजक ETH अनुप्रयोग में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो कौन सा जो है वो हम लोग ETH अनुप्रयोग में यूज करते हैं? तो ये आता है जी स्थूल तेल SF6। ठीक है, SF6 का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं।
सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है परिपथ भंजकों में आर्किंग संपर्क किस चीज़ से निर्मित होता है। ठीक है, आर्किंग संपर्क किस चीज़ से बनता है, तो परिपथ भंजकों में आर्किंग संपर्क किस चीज़ से बना होता है, तो ये बना होता है तांबे और टंगस्टन की मिश्र धातु से मिलके। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्यूज के बारे में सत्य है। अब फ्यूज क्या काम करता है, देखो फ्यूज ये काम करता है, यह डिटेक्शन और इंटरप्शन का कार्य करता है। यह 0.02 सेकंड में या उससे नीचे चालू हो जाता है। ठीक है, यह ऑपरेशन सचल सामग्री की हीटिंग लक्षण पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऑपरेशन के बाद मैन्युअल रूप से बदला जा सकता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो है वो राइट आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट दिया है कि सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव त्वरित के बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को किस नाम से जाना जाता है। देखो सर्किट ब्रेकर है, उसमें क्या होगा, संपर्क अलगाव मतलब संपर्क टूट गया। ठीक है, उसके बाद अस्तित्व में जो करंट आएगा उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है ब्रेकिंग करंट के नाम से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करते। ठीक है, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करता, निम्न में से कौन सा है जी, ये पूछा है। तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है वो क्या है, इसका यूज नहीं करता। चलिए 10 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट दिया है कि अगर डी फ्यूज तार का व्यास है तो फ्यूजिंग करंट का अनुपात क्या होगा। अगर मान लो व्यास डी है तो फ्यूजिंग करंट का मान क्या होगा, तो यहाँ पर होगा डी की घात 3/2। चलिए नेक्स्ट है कि वर्तमान मूल्यों पर चलने वाला स्वचालित उपकरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो उपकरण होते हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, रिले बोला जाता है। और रिले क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस नहीं है, सेफ्टी डिवाइस है लेकिन ये परिपथ को बंद नहीं करती कभी भी। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, खतरे की सूचना देती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिले क्या काम करती है, तो ये सिर्फ खतरे की सूचना देती है, परिपथ को बंद करने का काम सर्किट ब्रेकर करता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया है कि सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कॉइल के दोष तत्कालिक से तत्कालिक सक्रिय की समय अवधि को क्या कहा जाता है। मतलब जस्ट क्या हो जाए, वो काम करने लग जाए, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है जी संरक्षण समय। संरक्षण मतलब जो सुरक्षा देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, संरक्षण टाइम बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का अंतर्भाग किस चीज़ का बनाया जाता है, जो आंतरिक भाग होता है वो किस चीज़ का, तो वो सिलिकॉन स्टील की कोर बनी होती है जी। कोर के बारे में पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट दिया है कि पावर ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता होती है वो क्षमता, पता नहीं क्या बोलना चाहता है, पर इसने ये बोला है कि क्षमता कितनी होती है, तो ये 98% होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो सिंपल सी बात है, इसका यूज हम लोग करते हैं चुंबकीय पथ को अभाव को कम करने के लिए या चुंबकीय पथ को रास्ता देने के लिए। ठीक है, जैसे ये आप कोर के बारे में बात करें तो कोर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रास्ता प्रदान करती है, दिस वन, ये जो चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, वाइंडिंग करता हूँ, तो ये क्या करती है, सामान्य चुंबकीय प्रवाह को पथ अभाव को कम करने के लिए या पथ प्रदान करने के लिए, ऐसा कुछ हो। नेक्स्ट दिया है कि 3 में से 2 फेज का रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कनेक्शन को है वो यूज किया जाता है, तो स्कॉट कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि मान लो कि मेरे पास 3 फेज की सप्लाई है लेकिन मुझे मोटर चलानी है उससे 2 फेज की। ठीक है, तो कौन सी सप्लाई करूँगा, कौन सा कनेक्शन करूँगा, तो स्कॉट कनेक्शन जो होता है वो 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदल देता है। नेक्स्ट दिया है कि स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक 86% पर और दूसरा 50% पर टेप्ड होता है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि एक ट्रांसफार्मर 100 kVA पर लिखा हुआ है तो उसकी अधिकतम सक्रिय शक्ति यानी एक्टिव पावर जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 100 kVA का है तो। ठीक है, तो वो होगा जी 100 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि ट्रांसफार्मर में आर्द्रता प्रवेश रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको भी पता है कि हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का यूज करते हैं। अब सिलिका जेल का कलर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सिलिका जेल का कलर क्या होता है और सिलिका जेल जो होती है वो किसके अंदर भरी जाती है।
दूसरा ये बताओगी कि नए सिलिका जेल का कलर कैसा होता है और ख़राब होने के बाद सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है, और अगर एक सिलिका जेल जो है वो ख़राब हो गई, अब उसको वापस मैं सही कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे ही 100 क्वेश्चंस का नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें, जितना प्यार आपका मिलेगा उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और इतनी ही शिद्दत के साथ मैं आपको चीज़ें करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स आते हैं या कुछ भी आते हैं तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें डियर फ्रेंड।